नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश भर के अहम किस्से और कहानियां। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे किस तरह से तिरंगा यात्रा में भारतवासियों का जोश देखने को मिला। साथ ही जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा के महत्व के बारे में और आपको लेके चलेंगे उदयपुर, जहां आप देखेंगे एक अनोखी प्रदर्शनी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। एक राजकुमार जिसने राजपाट त्याग दिया, सत्य की खोज में निकला और बना बुद्ध। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, परंतु आत्मा को छू जाने वाला अवसर था। हम बात करेंगे उस महान आत्मा की जिसने पूरी दुनिया को शांति, करुणा और आत्मबल का मार्ग दिखाया। और हम जानेंगे किस तरह से आज का भारत उनसे प्रेरणा लेकर उनकी शांति को शक्ति के साथ जोड़ रहा है। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण और सेवा का अवसर है। भगवान बुद्ध की वाणी अप दीवो भव यानी स्वयं अपने दीपक बनो आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी सदियों पहले थी। 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। यह पावन दिन भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों की स्मृति में हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। युवावस्था में जीवन के दुखों को देखने के बाद उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग के सिद्धांतों का प्रचार किया। उनका संदेश केवल धार्मिक नहीं था बल्कि जीवन जीने की एक व्यावहारिक राह भी थी। आज भी उनके उपदेश करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है, लेकिन शांति का मार्ग भी शक्ति से ही होकर गुजरता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। प्रधानमंत्री के इस बयान को वैश्विक मंच पर भारत की दृढ़ता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 12 मई को देश भर में नर्स डे मनाया गया। ये दिन सेवा, समर्पण और सहानुभूति की परिभाषा बन चुका है। महामारी से लेकर रोजमर्रा की तकलीफ में नर्स एक उम्मीद की किरण में देखी जाती है। तो आइए जानते हैं इन साइलेंट वॉरियर्स की कहानी। एक मरीज की जिंदगी बचाने में जितना योगदान डॉक्टर का होता है, उतना ही एक नर्स का, जो अपनी परवाह किए बिना मरीज की तन मन से सेवा कर उसकी जान बचाती है, अपने घर से दूर रहती है। नर्सिंग को स्वस्थ पेशे में एक अहम कड़ी माना जाता है। नर्सों के काम को समझना, समाज में अधिक लोगों को इस पेशे के लिए प्रोत्साहित करना
और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसी दिन साल 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया की पहली प्रोफेशनल नर्स कहा जाता है। इन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। इस वजह से इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा गया। इस दिवस की शुरुआत साल 1965 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नर्सों की स्वीकृति, समर्थन और समावेश को प्रोत्साहित करते हुए अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर। जहां जहां लहराया तिरंगा, वहां वहां गूंजा भारत का आत्मविश्वास। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं, परंतु हर भारतीय के गर्व का इजहार है। तो आइए देखते हैं किस तरह देश भर में भारत का मान और भारत का शान एक साथ जुड़कर बाहर आया। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सिर्फ सीमाओं तक नहीं रही, इसका असर देश के हर कोने में महसूस किया गया। जैसे ही ऑपरेशन की सफलता की खबर आई, देश भर में लोगों ने अपने अपने अंदाज में राष्ट्रभक्ति का इजहार किया और इस उत्साह को रूप मिला तिरंगा यात्रा के जरिए। हाँ, ये तिरंगा यात्रा है जो भारत ने सफलतापूर्वक एक सिंदूर ऑपरेशन किया पाकिस्तान के खिलाफ, और जो जितने भी उसके उग्रवादी कैंप थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। और अभी उग्रवादियों की जिससे कमर टूटी है, आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान इस तरह का कोई गुस्ताखी नहीं कर पाएगा और हमारे हिंदुस्तान के तमाम नागरिक है वो सुरक्षित रह पाएंगे। तो कुशल नेतृत्व और ये सेना की कुशल सफलता थी और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी सेना की। जो भारतीय सेना ने जो पराक्रम किया है और जो पाकिस्तान के जो अड्डों को जो नेस्तनाबूद किया है, उसमें बहुत ही जोश और उमंग के साथ में आज बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी लोग आए हुए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की जो विजय हुई है पाकिस्तान पे, उससे पूरे देशभक्ति के भाव से सराबोर होकर हम सब ये तिरंगा यात्रा रैली निकाल रहे हैं। इसके लिए हम सभी को अपने भारतीय जवानों पे, फौजियों पे गर्व है। हर शहर, हर गांव, हर गली में लोगों ने हाथों में तिरंगा थाम लिया। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, किसान से लेकर जवान तक, हर कोई इस यात्रा में शामिल हुआ। कहीं बाइक रैली निकाली गई तो कहीं पद यात्रा, और हर स्वर में एक ही नारा गूंजा, वंदे मातरम। भारत की सेना ने हाल ही में सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, एक जटिल सैन्य अभियान जिसमें दुश्मन के मंसूबों को नाकाम किया गया और भारत की सीमाओं की गरिमा को अक्षुण्ण रखा गया। इस मिशन की कामयाबी सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत की शक्ति, रणनीति और संप्रभुता का प्रमाण है। तिरंगा यात्रा सिंदूर मिशन का ये कामयाबी का दिन है। हमारा पूरा ग्रुप है, ये मुंबई से ग्रुप है, लेकिन सारे आर्टिस्टों में जोश है। जो हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने जोश दिखाया है, और पाकिस्तान नहीं, जितने भी दुश्मन कान खोल के सुन ले, अगर भारत के ऊपर उंगली उठाकर देखेंगे, वैसे अहिंसा परमो धर्म की ये दुनिया है, लेकिन जब जवाब देने पे आते हैं तो आपने देखा है क्या हाल करते हैं। ये है मेरा भारत। हम बताना चाहते हैं लोगों को कि जिस सिंदूर से नारियां श्रृंगार कर सकती है, उससे अपना दुश्मनों का संहार भी कर सकती है। तो भारत की बेटियों को कोई कमजोर समझने की भूल ना करे। उन्होंने औरतों को, नारी को बोला था कि जाके बता देना, अब नारी ने जाके उनको बताया और पूरे पाकिस्तान को उड़ा दिया। एक तरीके से उन्होंने बिना किसी सिटीजन को नुकसान दिलाए और आतंकवादियों को ढेर कर दिया। भारत के जितने भी सेना है उन सबको एकजुटता मिलेगी, और ये जो तिरंगा रैली निकल रही है, इससे भारत के सभी लोग एकजुट हो जाएंगे और सेना का प्रोत्साहन बढ़ेगा। कई स्थानों पर देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम हुए, स्थानीय कलाकारों ने झांकी प्रस्तुत की और युवाओं ने मशाल रैलियां निकाली। रेलवे स्टेशन,
मेट्रो, सरकारी दफ्तरों और स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। तिरंगा कभी झुकने नहीं देंगे, यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि आज हर भारतीय की भावना बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां दुश्मनों को जवाब दिया, वहीं तिरंगा यात्रा ने देश को एक सूत्र में बांध दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। कहीं टाट के बोरे में इंसान के घुटन तो कहीं प्लास्टिक बैग में बंद बचपन। एक ऐसी कला देखने को मिली जिसे महसूस करना और समझना जरूरी था। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एक ऐसी अनोखी प्रदर्शनी थी जिसने रंगों और रूपों के द्वारा ऐसी कहानियां कह दी जो अक्सर शब्दों से नहीं बयां की जा सकती। तो आइए देखते हैं एक ऐसी प्रदर्शनी जिसने सच को बयां करने की कोशिश की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की अनोखी कला प्रदर्शनी हुई। इसमें विद्यार्थियों की लगभग 70 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में पेंटिंग्स, ग्राफिक्स कला, डिजिटल आर्ट और मिश्रित माध्यमों की कृतियों एवं इंस्टॉलेशन आर्ट को दिखाया गया। आर्ट के जरिए विद्यार्थियों ने समाज से जुड़ी बड़ी बड़ी बात आसानी से कह दी। एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट यशराज सोनी ने अनकही बातें टाइटल से एक इंस्टॉलेशन आर्ट बनाया। इसमें टाट के बोरे पर आर्ट वर्क है। इसमें उन्होंने एक आम व्यक्ति की पीड़ा को प्रदर्शित करते हुए अपनी कला के माध्यम से बताया कि कैसे अंदर ही अंदर घुटते हुए व्यक्ति की खुशियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं और दुख उस पर हावी हो जाता है। इसमें मैंने ये बताया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपने मन में किसी बात को दबा के रखता है, छोटी छोटी बात को, और वो समय रहते अगर खुलकर बताई नहीं जा पाती है तो वो कैसे उसके व्यक्ति के मन में घाव बना देती है, एक तनाव का, डिप्रेशन का कारण बन जाती है। उस बात को मैंने समझाया है। जो इसमें 9 लेयर बताई है मैंने, जिसमें फर्स्ट लेयर से लेके और उसमें छोटे छोटे फूल बनाए हैं मैंने, जो कि अपनी जीवन की छोटी छोटी खुशियों को दर्शाते हैं। जैसे जैसे वो तनाव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो बात जो है अपने मन में रहती है वो बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे वो खुशियाँ कम होती जाती है और वो बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण बन जाती है, जिससे कभी वो व्यक्ति उभर नहीं पाता है जीवन में कभी। वहीं मानसी ने अपने आर्ट में बच्चों के खिलौनों को प्लास्टिक बैग में बांधकर उनके हाथों में मोबाइल थमाए। इससे दिखाया कि आज के डिजिटल एज में बचपन स्क्रीन के पीछे सिकुड़ गया है। वहीं थैलेसीमिया से पीड़ित विभा पटेल ने अपने आर्ट के जरिए एक थैलेसीमिया पेशेंट की लाइफ के बारे में बताया। मेरे काम का टॉपिक है लूप और मैंने उसमें हाथी बनाया है जो वाइट कलर के हैं, क्योंकि वाइट एलिफेंट्स डिफेक्ट्स की वजह से ही वाइट होते हैं और थैलेसीमिया भी डीएनए डिफेक्ट की वजह से होता है। और मैंने वो हाथी अलग अलग साइज़ में और अलग अलग अपने पैटर्न्स में क्रिएट करने की कोशिश की है, ये दिखाने के लिए कि कैसे हमारा एनर्जी लेवल जो होता है वो अफेक्ट होता है इसकी वजह से। एक दूसरे स्टूडेंट संजय मेघवाल ने बाल विवाह की कुरीति को दर्शाने के लिए पत्थर पर तोरण बांधा। पत्थर से दिखाया कि समाज पत्थर हो गया है। इन्हें बारात में रखा और बारात को बाल विवाह के समाचारों से सजाया। बारात इसलिए क्योंकि आज भी 1 से 2 वर्ष के बच्चों को बारात में बिठाकर फेरे दिलाए जाते हैं। ये जो एग्जीबिशन है ये एक रेगुलर फीचर है इस डिपार्टमेंट का, जहाँ पे हर साल 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का हम शो करते हैं। तो बच्चों ने जो साल भर काम किया है उस काम में से ये सारा चुन के ये एग्जीबिशन होती है और करीबन सारे ही मीडियम इसमें हैं, पेंटिंग्स भी हैं, प्रिंट मेकिंग भी हैं, इंस्टॉलेशंस भी हैं, फोटोग्राफी भी हैं, डिजिटल भी है। तो जितने तरह के मीडियम बच्चे साथ में काम करते हैं यहाँ पे, उन सारे वर्क्स को हम एग्जिबिट करते हैं। हर साल का ही रहता है और आर्टिस्ट कम्युनिटी देखने के लिए आती हैं, स्टूडेंट्स देखने के लिए आते हैं, आर्ट कन्वर्जन देखने के लिए आते हैं। तो बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है, राय जानने का मौका मिलता है, एक दूसरे से व्यूज़ एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। यहीं से रिटायर होने के बाद में मैं अपनी आर्ट घर अपने स्टूडियो में प्रैक्टिस करता हूँ और प्रदर्शनी मैंने देखी, बच्चों में उत्साह देखा है। नई बात मेरे को देखने को आई
के इंस्टॉलेशंस और कंसेप्चुअल आर्ट के ऊपर भी बच्चों ने काम किया है, जो इस विभाग में एक नया प्रयोग है। राजस्थान भर में अभी तक जो है कंसेप्चुअल आर्ट के ऊपर लोग काम नहीं कर रहे हैं। मुझे पूरा परिदृश्य मालूम है, जयपुर, अजमेर, वनस्थली वगैरह जहाँ पर भी, और उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, और शायद उदयपुर के इस विभाग के अलावा कहीं भी इस तरह के इंस्टॉलेशंस वगैरह नहीं रचे जाते हैं। हमारे यहाँ इंस्टॉलेशन आर्ट जो है वो पहली विश्व प्रदर्शनी हुई थी, दिल्ली ललित कला ने की थी, वहाँ से सामने आए, क्योंकि आज़ादी के बाद इस देश की कला परिदृश्य तो बहुत तेज़ी से बदला, लेकिन हमारे लोगों को वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होने के कारण कला थोड़ी थोड़ी जटिल होती चली गई। मैंने ये एक मिट्टी का फूल बनाया है जो मिट्टी की खुशबू से रिलेट करता है। जैसे हम बचपन से मिट्टी की खुशबू सूंघते हैं और हमें अच्छा लगता है, और अभी भी हम जब भी बारिश आने वाली थी और जो खुशबू आती है धीमी धीमी सी, पहली बारिश की खुशबू, जो मिट्टी की खुशबू होती है, ये स्कल्पचर उसी को रिप्रेजेंट करता है। आइए आपको लेकर चलते हैं बालोतरा के एक छोटे से गांव जसौल में, जहां पे आज भी लेफ्टिनेंट जनरल हनोत सिंह राठौड़ के वीरता और साहस के किस्सों को याद किया जाता है। आपको बता दें कि उन्हें न केवल भारत में याद करते हैं, परंतु पाकिस्तान में भी उन्हें फ़ख्र हिंद के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के बालोतरा जिले के जसोल गांव में जन्मे हनोत सिंह न सिर्फ सेना के जांबाज अफसर थे, बल्कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले ब्रह्मचारी भी थे। सेना उन्हें संत जनरल कहती थी और पाकिस्तान उन्हें फ़ख्र हिंद। 1971 की जंग में हनोत सिंह ने पाकिस्तान के 48 से ज्यादा टैंकों को ध्वस्त कर भारतीय सेना को शकरगढ़ सेक्टर में बड़ी जीत दिलाई। 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट के कमांडर के रूप में उन्होंने युद्ध की दशा दिशा ही बदल दी। सेवा करने वाले एक सैनिक के रूप में मैंने उनकी असाधारण लीडरशिप क्षमताओं को प्रत्यक्ष देखा है। उनकी रणनीतिक ब्रिलियंस, सहानुभूति और करुणा के साथ मिलकर उनकी टीम में वफादारी और समर्पण को प्रेरित किया। एक विशेष उदाहरण यह था जब उन्होंने बिना यंग ऑफिसर्स कोर्स करने के बावजूद मुझे और स्वर्गीय अरुण खेत्रपाल, जिन्होंने बाद में अपनी वीरता के लिए परमवीर चक्र मरणोपरांत प्राप्त किया, को अपनी देख रेख में ले लिया। आज जसोल में उनके घर के बाहर वही टैंक गर्व से खड़ा है जो उनकी वीरता का प्रतीक बना। गांव वालों के लिए वो केवल अफसर नहीं, एक आदर्श हैं। ये विशेषकर जसोल के लिए बड़ा फख्र है। ये इन्होंने 2 युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, 1965 का और 1971 का। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि जनरल हनोत सिंह जी एक संत के रूप में, जिन्होंने फौज के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और 71 की लड़ाई, हालांकि मेरा जन्म भी नहीं था उस समय, और हमारे पूजर कहते हैं कि जनरल साहब ने जो तोप से जो लड़ाई लड़ी, उसमें पाकिस्तान के 48 टैंक नष्ट कर दिए, जिनका उदाहरण आज हम सब देख रहे हैं कि हमारे शौर्य स्थल के रूप में जसोल के अंदर ये लगा हुआ टैंक उनकी। सेवानिवृत्ति के बाद वे पूरी तरह ध्यान साधना में लीन हो गए। अब उनके पैतृक निवास को एक आध्यात्मिक केंद्र में बदला जा रहा है, जहां लोग सैनिक से संत बनने की उनकी जीवन यात्रा को जान पाएंगे। सोलरा हनोत सिंह जी जबरो नाम कमायो रे, जसोलरा हनोत सिंह जी जबरो नाम कमायो रे, पाकिस्तान जायने फहरायो झंडो रे, के हिंदुस्तान रो वाह हिंदुस्तान रो थे जबरो नाम कमायो रे, के हिंदुस्तान रो। हमारे जसोल गांव के एक शौर्य वीर
हनुमंत सिंह जी, जिनकी गाथा और अदम्य साहस को आज याद किया जा रहा है, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान की जो सीरियस स्थिति बनी हुई है, उसी दरमियान हम उनके यहाँ जो टैंक लगा है जसोल में, उस टैंक के पास आके एक भारतीय सेना को एक मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि पूर्व में उन्होंने जो काम किए है भारतीय सेना में, उनके अदम्य साहस को आज याद किया जा रहा है। बहुत खुशी होती है कि हमारे जसोल के जय जन ने ऐसे संत सैनिक जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 48 टैंक तबाह कर दिए थे। 16 दिसंबर 1971 को सकरगढ़ में उन्होंने 48 टैंक तबाह किए थे और उस समय पाकिस्तान ने उनको फखरे हिंद की उपाधि दी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दुश्मन देश एक उपाधि देता है, तो ये हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। 65 वाली लड़ाई में जीती 71 वाली लड़ाई में भी जंग जीती हो और पाकिस्तान में जा करके घर में घुस गए, उन्होंने टैंक तोड़ा, सब कुछ किया, उन्होंने आपका नाम रोशन किया, हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे गांव का ही नाम रोशन किया। हनुत सिंह सिर्फ युद्ध के नायक नहीं थे, वे आत्मबल, राष्ट्र प्रेम और साधना की त्रिवेणी थे। देश को उन पर हमेशा गर्व रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ। बूंदे बेरहम है, उन्हें वहम है कि टूट रहा हूँ मैं तो सीख रहा हूँ। शिक्षा वही नहीं जो पाठ्यक्रम और पुस्तकों में है, शिक्षा वो भी है जो हमें आसपास के बारे में और ज़्यादा सिखाती है और हमारी जो रुचि है हम उसे सीख रहे हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 16 जून से शुरू हुआ समर कैंप 20 जून तक चलेगा। इस समर कैंप में करीबन 400 से अधिक बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस समर कैंप में गायन, नृत्य, विजुअल स्टोरी टेलिंग, फोटोग्राफी जैसी अनेक कार्यशाला करी जा रही हैं। तो आइए देखते हैं बच्चे क्या कुछ सीख रहे हैं। कथक लिया है और आज मेरा पहला दिन है और मुझे कथक का बहुत शौक़ है और मुझे ये क्लासेस भी बहुत अच्छी लग रही है। हमारे जो टीचर्स है वो भी हमको बहुत सपोर्ट कर रही है। मैं जवाहर कला केंद्र समर कैंप में आई हूँ। यहाँ पर मेरा नृत्य का शौक़ है, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पर बच्चों को लोक नृत्य समर कैंप में सिखा रहा हूँ और हम ये चाहते हैं कि बच्चे अपनी राजस्थान संस्कृति को ना भूलें और जितना अच्छा हो सके उतना करने की कोशिश करें। जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना हूँ और जवाहर कला केंद्र के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस बार जो ये समर कैंप लगा है इसमें उन्होंने मुझे यहाँ पे अपनी क्लासेस देने का अपनी प्रशिक्षण देने का मौका प्रदान किया है। बहुत जगह से बच्चे यहाँ आके सीखते हैं। हालांकि कथक नृत्य ऐसा विषय है जिसमें जो 1 महीने में तो बहुत थोड़ा समझ पाएंगे, क्योंकि एक विधा है, कला है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसको सीखने में बहुत परिश्रम, तपस्या लगती है। JKK में फट पेंटिंग सीखने आई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं JKK में फट पेंटिंग सीखने आई हूँ। आज हमने चेहरा बनाना सीखा है और मेरे को चित्रकला में बहुत ज़्यादा रुचि है।
पहले जो बातचीत करते थे बच्चे अपने दोस्तों से या परिवारजनों से, वो एकदम ख़त्म हो गया है। मतलब सोशल, कम शब्दों में कहें तो सोशल नहीं रहे बच्चे। तो ये इस तरह के कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को ये पता लगे कि मोबाइल के अलावा बहुत कुछ है। मोबाइल तो ये हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है कि हम लोग आते ही या तो खेलने भाग जाते थे या पड़ोस में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, पता नहीं होता था उस घर पे है, उस घर पे है, ये होता था। तो इन विधाओं से एक तो मिलना जुलना तो होगा, लेकिन उनको पता लगेगा कि मोबाइल के अलावा भी एक ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी विधाएं हैं जिनमें रस है, वाकई में रस है। इस साल जो जवाहर कला केंद्र द्वारा समर कैंप आयोजित किया जा रहा है, उसमें हमने अलग अलग जो विधाएं हैं, जैसे थिएटर है, म्यूज़िक है, डांस है, विजुअल आर्ट है, उससे रिलेटेड लगभग 18 एक्टिविटीज़ हमने इसमें रखी हैं, जिससे कि बच्चे अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से अपनी एक्टिविटी चूज़ कर पाएँ। और सभी में हमने एक प्रशिक्षक और एक सह प्रशिक्षक रखा है, जिससे कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो उनको अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाए, सभी बच्चों पे अलग अलग फोकस प्रॉपर तरह से हो पाए। तो हमने सभी ग्रुप्स में 2 ट्रेनर्स रखे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का ये एपिसोड, जो कि संदेश और शक्ति से भरपूर था। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए किस्से और कहानियों के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।